हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें फर्स्ट पेपर जो आपका है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन। ओके, इसका पिछली बार इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। आज हमारा टॉपिक भी यही था और क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, सेम टू सेम। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट भी होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रशासक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। ओके, हमें यहाँ पे प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक का क्या रोल होता है वो बताना है। और ये जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग रहेगा, ये 15 नंबर में पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके अपने 15 नंबर पक्के करते हैं। एज इट इज हमारा टॉपिक भी आज यही था, प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका। ये हमारी क्लास नंबर 17 रहेगी। ओके, इससे पहले 16 क्लासेस कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से इनको सीरियल से देख सकते हैं। आइए बात करते हैं पहले तो हम ये समझते हैं प्रधानाध्यापक का अर्थ क्या होता है, प्रधानाध्यापक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या होती है। प्रधानाध्यापक को शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी माना जाता है। भाई, प्रधानाध्यापक ही है जो पूरे संस्था को जोड़ करके रखने का काम करता है, पूरे संस्था को मैनेज करता है, किसको क्या काम देना है, किस तरीके से काम लेना है। यानी कि हर तरीके से जो प्रधानाध्यापक है वो केंद्र में रहता है और पूरा प्रोसेस उसके चारों तरफ घूमता है और पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को वो मैनेज भी करता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है। नेता वो होता है, लीडर वो होता है जो आगे चलता है, जिसके पीछे सब चलते हैं, और उसका स्थान भी प्रमुख होता है। ये विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का मुख्य घटक होता है प्रधानाध्यापक। ठीक है, देखिए, जिस तरीके का आपका प्रधानाध्यापक होगा उसी प्रकार से, उसी तरीके से आपकी संस्था भी प्रोग्रेस करेगी। विद्यालय का प्रशासन प्रधानाध्यापक की योग्यता पर निर्भर करता है कि प्रधानाध्यापक की योग्यता कितनी है, वह कितना कुशल है ना, उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं, वो किस तरीके से मानव संसाधन, भौतिक संसाधनों का उपयोग करता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको जिस तरीके से आप उपयोग करेंगे उसी तरीके से उसका रिजल्ट भी निकलेगा। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सामने वाले से काम ले रहे हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो। प्रधानाध्यापक अपने कुशल व्यक्तित्व, नेतृत्व, योग्यता और अनुभव पर विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। यदि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, वो लीडर अच्छा है, उसके अंदर योग्यता भी है, उसको एक्सपीरियंस भी है, तो वो विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। लेकिन यही चीज अगर नेगेटिव वे में जाए, मान लीजिए उसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है लेकिन मजबूरी में उसको प्रधानाध्यापक बना दिया गया, तो क्या होगा, वो शिखर की बजाय कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा हमारा, है ना। जो भी संस्था है वो नीचे चली जाएगी, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, अनुभव नहीं है उसके पास। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय के बाहरी और आंतरिक प्रशासन के बीच की एक कड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रशासन में उसका स्थान निर्देशक यानी कि गाइड करने का काम, पर्यवेक्षक का काम, और पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, निरीक्षक और अच्छे परामर्शदाता के रूप में होता है। वो समय समय पर अपने सभी रोल अदा करता है, वो गाइड भी करता है ना, वो पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभा रहा है और निरीक्षण भी कर रहा है, और चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनको परामर्श देने का भी काम कर रहा है। यहीं पे पीसी रेन ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है पीसी रेन ने? घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है, अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। तो यहाँ पे भाई, जहाज में यदि इंजन नहीं होगा तो वो जहाज वहीं का वहीं ठहरा रहेगा, वो बिल्कुल तिनका भर भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो इंजन है वो उस जहाज को पूरी रास्ता तय कराता है ना, और कितने ही लोगों को लेकर के जाता है, कितना ही सामान लेकर के जाता है,
पूरा का पूरा भार किस पे है? इंजन पे। किसके सहारे जहाज जा रहा है? इंजन के सहारे। तो इसी तरीके से पूरी संस्था, पूरा विद्यालय किसके सहारे चल रहा है? किसके सहारे है? प्रधानाध्यापक के सहारे है। ठीक है। जेबीसीएस कहते हैं प्रधानाध्यापक विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं और उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास के लिए निर्देशन प्रदान नहीं कर सकता। जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर जसवंत सिंह कहते हैं विद्यालय का प्रधानाध्यापक शैक्षणिक प्रक्रिया केंद्र बिंदु है। शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक है वो जो भी एजुकेशनल प्रोसेस हमारा चल रहा है उसका केंद्र बिंदु है। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि वो केंद्र है। ठीक है। एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है कि जो नेता है वो कितना प्रभावशाली है, उसकी योग्यता क्या है, व्यक्तित्व कैसा है उसका, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा कि आपको 2 परिभाषाएं तो रटनी होंगी, आप इसकी भी 2 परिभाषाएं रट करके जाइएगा। प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है? रोल ऑफ हेडमास्टर एज एडमिनिस्ट्रेटर। जो हेडमास्टर है, जो आपका प्रधानाचार्य है, वो एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभाएगा, यहाँ पे प्रशासक की भूमिका निभाएगा। कैसे समझते हैं इस बात को? और अगर आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो अभी आपके पास समय है। आप सभी फुल कंप्लीट पीडीएफ को, कंप्लीट नोट्स को आप बहुत कम समय में पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस कर पाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, उनको आप घर बैठे सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9628182649। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से किसी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपको एनफ क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग शॉर्ट सब दिया जाता है। देखिए, संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व और कार्य प्राचार्य से अधिक हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल से ज़्यादा हों, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर बहुत जो है कि उत्तरदायित्व होता है और वो बड़ी आसानी से, यदि उसके अंदर कुशलता है, योग्यता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करता है। कथन सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण न तो विधानसभा और संसद, न ही किसी कारखाने और उद्योग में होता है। राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का जो निर्माण है वो विद्यालय की कक्षा में होता है। राष्ट्र का निर्माण विधानसभा में नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण संसद में नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण किसी कारखाने, किसी उद्योग, किसी फैक्ट्री में नहीं होता, है ना, जब बल्कि राष्ट्र का निर्माण कहाँ होता है? राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की जो कक्षा है, जो चारों तरफ से बंद एक कमरा है, वहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि आज का जो बालक है वही कल का भविष्य है, वही जाकर के राष्ट्र का निर्माण करेगा, वही इस राष्ट्र को आगे लेकर के जाएगा, है ना। भावी पीढ़ी तो वही है, तो वहीं से निर्माण होता है। भावी समाज का निर्माण विद्यालय में होता है, जबकि समाज और राष्ट्र प्राचार्य के उत्तरदायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण। समाज और राष्ट्र के प्रति जो प्राचार्य के उत्तरदायित्व है वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये स्वाभाविक है कि प्राचार्य अपने कार्यों से राष्ट्र का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचार्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त। सबसे पहला काम क्या है प्राचार्य का? सबसे पहला काम है कि शिक्षा के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए? पहला उद्देश्य समय पर सिलेबस खत्म होना चाहिए, समय पर परीक्षा होनी चाहिए, समय पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होने चाहिए, समय पर नया सत्र शुरू होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें हैं। समाज और राष्ट्र के द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। समाज और राष्ट्र ने जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं, समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। आदर्शों का अनुसरण करना है, मानकों का अनुपालन करना है। जो भी आदर्श हैं उन आदर्शों पर हमको चलना है, उनका अनुसरण करना है और जो भी मानक निर्धारित किए गए हम उनका पालन करेंगे, जिससे अपेक्षित समाज को तैयार कर सकें। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है, लीडरशिप करता है, यानी कि वो रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शक का काम करता है। प्राचार्य निम्नलिखित कार्यों को करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। क्या का काम करता है? मुख्य कार्य 5 प्रकार के करता है। एक तो नियोजन कार्य हो गया, यानी कि प्लानिंग फंक्शन हो गया। दूसरा प्रशासनिक कार्य हो गए,
एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शंस हो गए, प्रशासन से संबंधित काम हो गए। भाई प्लान तैयार करता है, प्रशासन का भूमिका निभाता है, व्यवस्था देखता है, निर्देशन गाइडेंस का भी काम करता है, और मूल्यांकन करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। ये सभी कार्य किसके हैं? प्रधानाध्यापक के हैं। अब नियोजन के रूप में कैसे? देखिए, किसी भी काम में यदि आपको सफलता पानी है तो उसके लिए प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्लान करके नहीं चलेंगे तो असफल हो जाएंगे, यानी कि योजना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको समय निर्धारित करना होगा, मैं कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, रोज कितना पढ़ना है, ये चीज़ें आपको फिक्स करनी होंगी। शिक्षा संस्थान के प्राचार्य का कर्तव्य होता है, शिक्षा संस्थान का जो प्राचार्य है उसकी ड्यूटी है कि वो विद्यालय की शिक्षा का नियोजन करे, है ना। कि जैसे सबसे पहली बात हो गई टाइम टेबल सही तरीके से तैयार करना, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, किसके पास कितनी योग्यता है ना, उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्या उसके अंदर कुशलता है, इस हिसाब से टाइम टेबल तैयार करना। और जो है कि पूरी स्कूल कितने बजे लगेगा, हाफ टाइम कितने बजे होगा, छुट्टी कितने बजे होगी, गेम पीरियड किस समय आएगा, और फिर आगे जो हमारा यानी कि अगर तिमाही परीक्षा है वो किस समय होगी और रिजल्ट कब होगा, यही सब चीज़ें हैं। यही प्लान तैयार करना होता है। विद्यालय की शिक्षा कार्य वर्ष या सत्र का पूर्ण नियोजन करना चाहिए। पूरे साल का खाका एक साथ ही तैयार कर लेना चाहिए। पूरे वर्ष के नियोजन को 4 स्तरों में करना चाहिए। ये स्तर निम्न है। नंबर 1 तो विद्यालय के खुलने से पूर्व कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, है ना। विद्यालय के खुलने के बाद क्या हो, खुलने के दिन हमें क्या क्या काम करने हैं, विद्यालय के शिक्षण सत्र की अवधि कितनी रहेगी, विद्यालय के शैक्षिक सत्र के अंतिम चरण में हमें कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं, ये सब चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं। जो प्रशासन कार्य के रूप में है, इसमें क्या होता है, विद्यालय की शिक्षा के लिए प्रबंधन समिति जो उद्देश्य, नियम, योजनाएं, कार्यक्रम आदि निर्धारित करती है, उन सभी का क्रियान्वयन करने यानी कि उन सभी को व्यवहार में लाने, उन पर काम करने का जो उत्तरदायित्व है वो प्राचार्य क्या होता है। भाई यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट ने जो उद्देश्य बनाए हैं, जो नियम बताए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उस पर काम करना है, उस पर खरा उतरना है, उन उत्तरदायित्वों को निभाना है। तो नियोजन के अंतर्गत ही आयोजन और निर्णय लिए जाते हैं। उनका संपादन करना प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक कार्य का क्षेत्र क्या है? उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करना और कराना, ये प्रशासनिक कार्य हो गए। प्रशासनिक कार्य में क्या आता है, जो भी प्राचार्य से ऊपर जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो प्राचार्य से ऊपर अधिकारी हैं, उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं, जो उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए हैं, जो कार्यक्रम उन्होंने बताए हैं, आपको उसके हिसाब से चलना है, आपको उनके आदेशों का पालन करना है। विद्यालय की व्यवस्था करनी है, संचालन करना है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना है, हुड़दंग नहीं मचना चाहिए। टीचर भी समय पर आए, प्रिंसिपल भी समय पर आए, बच्चे भी समय पर आए, हर कार्य टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो और निर्णय लेना है आपको, है ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना है, छात्रों की परीक्षा करानी है, आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, मूल्यांकन करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्यवस्था एक कार्य के रूप में कैसे? प्राचार्य का महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना है। इस व्यवस्था कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख 4 क्रियाओं को करना होता है। क्या क्या क्रियाएं होती हैं? विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, इसमें क्या आता है आपका, देखिए विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, इसके अंतर्गत फर्नीचर, आपके जो भी टूल्स हैं, उपकरण हैं, अन्य जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक होता है, उसकी व्यवस्था करना प्राचार्य का काम है। अनुदेशनात्मक कार्य की व्यवस्था, इसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य और समाज की आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। अन्य क्रियाओं की व्यवस्था, विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय क्रियाओं का आयोजन भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कार्यालय संबंधी क्रियाओं की, यानी कि कार्यालय ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी व्यवस्था करना भी प्रधानाचार्य का काम है। इसके अंतर्गत रोज का जो रजिस्टर तैयार करना है, डायरी तैयार करनी है, जो बाकी जो अन्य वित्तीय आलेख होते हैं, वित्तीय का मतलब इसमें जो अभी आपका फाइनेंशियल आता है, फीस लेन देन हो गई, है ना, छात्रों की फीस, शिक्षकों का वेतन, इसका जो लेखा जोखा है उस पर भी नियंत्रण रखना प्रधानाचार्य का काम होता है। ये सभी आपके प्रधानाचार्य के एक व्यवस्था के रूप में प्रधानाचार्य किस तरीके से अपनी व्यवस्था को देखता है। ठीक है, अब बात आती है पर्यवेक्षण एक कार्य के रूप में। पर्यवेक्षण के कार्य के रूप में
देखिए, प्राचार्य का चौथा जो मुख्य काम है वो है विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है उसको पर्यवेक्षण करना, है ना, उस पर नजर रखना, उसका निरीक्षण करना। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय और व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना है, यानी कि आप अच्छे तरीके से उसको रन करा पाएं। प्राचार्य को प्रमुख रूप से निम्न प्रकार की क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है। नंबर 1 तो शिक्षण कार्य ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो विद्यालय का समय तालिका बनाई गई है उसके अनुरूप कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसके लिए प्राचार्य को पर्यवेक्षण करना होता है। जो टाइम टेबल बना के दिया गया है क्या टीचर उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो हॉस्टल है उसकी निगरानी करना, यदि विद्यालय के अंतर्गत छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है तो उसकी व्यवस्था करना भी प्रधानाचार्य का काम है। भाई छात्रावास के जो हॉस्टल उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है क्या नहीं है, और विद्यार्थियों को कोई असुविधा तो नहीं है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्यालय आलेख का पर्यवेक्षण, विद्यालय की प्रतिदिन की जो कैश बुक है उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। सामान्य पर्यवेक्षण में क्या आता है, शिक्षण कार्य, छात्रावास की व्यवस्था और कार्यालय के आलेख के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त प्राचार्य का अनेक क्रियाओं को करने का उत्तरदायित्व होता है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके पर्यवेक्षण के कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें शिक्षण कार्य किस तरीके से चल रहा है, छात्रावास हॉस्टल जो है और कार्यालय ऑफिस का काम है, बाकी जनरल जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना होता है प्रिंसिपल को। अब मूल्यांकन यानी कि नियंत्रण भी एक कार्य के रूप में कैसे इस पर जो है कैसे काम करते हैं प्रिंसिपल। आधुनिक समय में पर्यवेक्षण का अर्थ विद्यालय की क्रियाओं में सुधार और विकास करना। पर्यवेक्षण का काम क्या हो गया, पर्यवेक्षण का मतलब है कि विद्यालय की जो भी क्रियाएं हैं उनमें यदि कोई कमी है तो उसको सुधार किया जाए, है ना, और है ना, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि भाई जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं वो ठीक है, जो नहीं है उनको और बेहतर किया जाए, ठीक है, जो जीरो लेवल पे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे विद्यालय की उपलब्धियों और सफलता का ज्ञान हो सके। एक प्राचार्य को चाहिए कि विद्यालय के आकलन में उसकी प्रगति, उन्नति, क्षमता, कठिनाई को महत्व दिया जाना चाहिए। इस संबंध में निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। जैसे छात्रों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया जाए कि वह अधिक कठिन अथवा अधिक सरल तो नहीं है। जो भी क्वेश्चन पेपर बालकों के लिए तैयार किया गया है उसको एक बार प्रिंसिपल जरूर चेक करे, कहीं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल तो नहीं है। क्वेश्चन पेपर इस तरीके का होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बच्चा भी कर ले, सामान्य बच्चा भी कर ले। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो टीचर ने पढ़ाया उसके हिसाब से होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए हैं अथवा नहीं, इसका अवलोकन किया जाए। भाई चैप्टर 1 to 4 अगर पढ़ाया गया है, अगर 1 से 4 पार्ट तक का क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है तो चारों पार्ट्स में इंक्लूड है कि नहीं है। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत मासिक परीक्षाएं या साप्ताहिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे छात्रों के अध्ययन में निरंतरता बनी रहती है। अगर आप मंथली टेस्ट करते हैं या वीकली टेस्ट लेते हैं तो इससे बच्चा क्या रहता है, जो भी चीज़ आपने पढ़ाई उसको साथ साथ में तैयार करता रहता है कि इसका अगले हफ्ते टेस्ट होना है। मान लीजिए आप अगर टेस्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ 3 महीने में एक बार एग्जाम होता है, तो बच्चा पढ़ता नहीं है कि अरे जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, इससे बच्चा पीछे रह जाता है। छात्रों की प्रगति का संचयी आलेख भी तैयार किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों की भी प्रगति का बोध होता रहे, उनकी प्रगति किस तरीके की हो रही है इसका ज्ञान होता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर एक मूल्यांकन किस तरीके से होता है उस पर भी प्रिंसिपल अपना ध्यान इस तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हम हेडमास्टर को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर समझ रहे थे, अब हम हेडमास्टर यानी प्राचार्य को एक सुपरवाइजर के तौर पर देखेंगे। यहाँ पे सुपरवाइजर के तौर पर प्रिंसिपल का क्या काम होता है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पर्यवेक्षण प्रशासन की एक सहायक। अच्छा, आपको बताते चलें कि आपका एग्जाम इस बार, पिछली बार जो एग्जाम आपका हुआ था वो काफ़ी लेट हुआ था, यानी कि एग्जाम आपका पिछली बार चला गया था मार्च में, ठीक है। इस बार एग्जाम आपका मार्च में नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बार एग्जाम आपका मार्च में नहीं जाएगा, क्योंकि जो कैंपस वाले बच्चे हैं बीएड 3rd सेमेस्टर के, उनकी डेट शीट आ गई है, उनका एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चलेगा। आपका जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट जल्दी ही आ जाएगी। पर्यवेक्षक के रूप में देखिए, पर्यवेक्षण प्रशासन की सहायक प्रणाली है, ओके। प्रधानाध्यापक का ये दायित्व होता है कि जो कार्यक्रम और क्रियाएं उसके द्वारा प्रारंभ की गई हैं और जिनका कार्यभार अधीनस्थ शिक्षकों को सौंपा गया है, उनका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर
कार्य उचित दिशा निर्देशानुसार नहीं हो रहा है, यानी कि जिस हिसाब से काम दिया गया है उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसमें सुधार किया जाना भी जरूरी है। अतः समस्या का निदान और उसका समाधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार पर्यवेक्षण में सुपरवाइजर के तौर पर प्रधानाध्यापक अपनी भूमिका निभा सकते हैं या निभाते हैं। प्रोफेसर रायबर्न कहते हैं कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का है। जिस प्रकार से कप्तान जो होता है वो जहाज को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाता है और समय आने पर उस जहाज को बचाता भी है ना, तो उसी तरीके से प्रिंसिपल का भी काम होता है। प्रोफेसर रायबर्न का अगला स्टेटमेंट है कि विद्यालय जीवन में कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो प्रधानाध्यापक के ध्यान से बच सके। वह छात्रों को बनाने में या न बनाने में योगदान देता है, यानी कि छात्र जिस प्रकार से भी बनता जाता है, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उनकी जिस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, जिस तरीके से वो एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे विद्यालय में, उसी तरीके से बच्चा उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता चला जाएगा। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक को अनेक क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है। कौन कौन सी क्रियाओं का पर्यवेक्षण? कक्षा शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण। इसमें क्या है समझिए, शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य है। जो शिक्षण कार्य है उसका पर्यवेक्षण करना, उस पर उसका निरीक्षण करना, उसकी देखभाल करना, उसकी जांच पड़ताल करना प्रधानाध्यापक का इम्पोर्टेंट काम है। विद्यालय समय सारणी के आधार पर शिक्षण कार्य चल रहा है या नहीं, वही बात जो हमने पीछे बताई, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं। टीचर समय पर कक्षा में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। प्रधानाध्यापक को कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण करते समय केवल उनकी गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए कि हम सिर्फ क्लास में जा रहे हैं तो सिर्फ गलतियां ढूंढने के लिए जा रहे हैं, नहीं, बल्कि ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो टीचर है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पढ़ाने में, वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, टीचिंग में जो लर्निंग मटेरियल है उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसकी व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिए। बालकों को बैठने के लिए प्रॉपर फर्नीचर है कि नहीं है ना। इस तरीके से पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण भी करना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम का आवश्यकता के अनुसार निरंतर पुनरीक्षण होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए और नवीन प्रयोगों को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो आवश्यकता के हिसाब से है कि नहीं है। समाज की, भाई पहले का समाज कुछ और चाहता था, आज का समाज कुछ और चाहता है, उसके हिसाब से सिलेबस भी बदलता जा रहा है ना, चेंज होते जा रहे हैं, चैप्टर्स हटाते जाते हैं, चैप्टर्स बदल दिए जाते हैं। तो प्रेजेंट में समाज क्या चाहता है उसके हिसाब से सिलेबस तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को भी यही ध्यान देना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है वो समाज की आवश्यकता के हिसाब से है कि नहीं है, और जो नई नई प्रयोग हो रहे हैं उनके हिसाब से, जो नए नए प्रयोग हैं उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे काम प्रभावशाली में वृद्धि हो। अगला पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण। देखिए, प्रधानाध्यापक को छात्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना चाहिए। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसे देखना चाहिए कि सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं निरंतर हो रही हैं या नहीं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विभाजन शिक्षक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रख करके करना चाहिए। हॉस्टल और पुस्तकालय का पर्यवेक्षण करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को हॉस्टल और जो लाइब्रेरी है उसका निरीक्षण करना चाहिए। हॉस्टल में प्रयत्न करना चाहिए कि घर जैसा वातावरण बने, ठीक है, अच्छा भोजन मिले, सब सहयोगी बन करके रहें, कोई लड़ाई मतभेद नहीं होना चाहिए। स्वयं भी खाना खाकर देखना चाहिए कि हॉस्टल में खाना सही मिल रहा है कि नहीं। जहाँ खाने का प्रबंध हो रहा हो उस किचन को चेक करें, ठीक है, बच्चे जहाँ खाते हों साफ़ सफाई है कि नहीं है। डाइनिंग हॉल का पर्यवेक्षण करना चाहिए। ओके, वित्तीय व्यवस्था और कार्यालय का पर्यवेक्षण। प्रधानाध्यापक के द्वारा जो वित्तीय व्यवस्था है उसका पर्यवेक्षण करना इम्पॉर्टेंट है। प्रतिदिन कैश बुक का अनुसरण किया जाना चाहिए। कार्यालय में जाकर के प्रधानाध्यापक को अलग अलग प्रकार के रजिस्टर भी देखने चाहिए, खाते देखने चाहिए, अकाउंट्स का मतलब है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि टीचर और जो बाकी कर्मचारी हैं कितने ध्यानपूर्वक और निरंतर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो एक सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 18 रहेगी, उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण। ये भी जो है कि प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है।
तो आज की इस क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो जो नंबर आपको दिया गया है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होगा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, तैयार रहिए और हम फटाफट क्लासेस कंप्लीट करके आगे क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस आपको करा देंगे। थैंक यू सो मच।